रियल संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी डॉक्टर राजवीर सोलंकी से हम दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में जो समस्याएं चल रही हैं उस पे बातचीत करेंगे। अभी डॉक्टर राजवीर सोलंकी जी। बालन जी, आपका धन्यवाद। मैं आपको जो चीज़ें बताना चाहता हूँ उसमें यह है कि मैं दिल्ली देहात के एक गांव पापरोला में जन्मा। यहीं की मेरी शुरुआती शिक्षा, नजफगढ़ और अधिक शिक्षा और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पढ़ाई का सफ़र पूरा करने के बाद मैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज अलीपुर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपलशिप और एसोसिएट प्रोफेसरशिप और फिर महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट जनकपुरी में डायरेक्टर और प्रोफेसर के पद पर काम करने के बाद मैं जींद यूनिवर्सिटी और सिरसा यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, इन दो में वाइस चांसलर रहा हूँ। अब गांव में ही गांव के बच्चों के लिए और यहाँ जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं इनके बच्चों के लिए, जो थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास के या लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए स्कूल चलाता हूँ। और JBT का एक इंस्टीट्यूट है जिसको एडवाइस करना, डायरेक्ट करना, इस तरह के काम। तो डॉक्टर साहब, ये गांव में अभी जैसे आपने एक दिल्ली विकास प्राधिकरण को जो अगला जो ड्राफ्ट बना गांव के विकास के लिए या दिल्ली के विकास के लिए, उसमें आपने एक दिल्ली के जो मूल ग्रामीण निवासी हैं उनकी एक आवाज़ उठाते हुए एक जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं उनको एक लेटर आपने दिया है, उसके बारे में बताएं। आपने क्या क्या उसमें? ऐसा है कि दिल्ली में लगभग 369 गांव हैं, 369, और ये दिल्ली जब एक्सपेंड होने लगी 1950 के आसपास और उसके बाद में, तो ये गांव धीरे धीरे से लुप्त होने लगे, क्योंकि यहाँ दिल्ली की आवश्यकताओं के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ी, ऑफिसेज बनाने के लिए और रेजिडेंसेज बनाने के लिए, और धीरे धीरे किसानों की ज़मीन एक्वायर होती चली गई। अन्यथा जोग्राफिकली दिल्ली यमुना से इधर हरियाणा का हिस्सा है और यमुना को पार करके ये वेस्टर्न यूपी का हिस्सा है। तो यहाँ का पेशा में मुख्य तौर पर कृषि रहा है, खेती बाड़ी मुख्य पेशा रहा है। अब वो खेती बाड़ी धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि ज़मीनें यहाँ से अधिग्रहण होता रहा, DDA इसको एक्वायर करती रही, कॉलोनियाँ बसती रही और ये सब बढ़ गया। इस अधिग्रहण तो होना ही था जब ये दिल्ली राजधानी है, तो उससे अपने को कोई संकट नहीं है। लेकिन ये जो 360-65 जो गांव हैं, इनकी पीड़ा ये है कि आपने दिल्ली के डेवलपमेंट की योजनाएं बनाई, इसके विकास की योजना बनाई, इसमें स्कूल होंगे, इसमें यूनिवर्सिटीज होगी, इसमें कॉलेजेज होंगे, इसमें प्लेग्राउंड होंगे, इसमें पार्क्स होंगे, इसमें कल्चरल सेंटर होंगे, दफ्तर होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं उस पूरी योजना में केवल किसान से ज़मीन एक्वायर कर लेना और फिर उसको छोड़ देना, ना तो उसकी रिहेबिलिटेशन की जो योजना आपने बनाई कि वो बेरोजगार हो गया है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, रोजगार उसे कैसे मिले, उसको आपने कोई ट्रेनिंग नहीं दी स्किल की, आपने उसको कभी ये नहीं बताया कि भाई आप इंडस्ट्रियल प्लॉट आपको हम देते हैं और आप कोई फैक्ट्री इस तरह की लगा सकते हो, दुकान चलाने का कुछ बताया नहीं। तो वो एक तरीके से ज़मीन तो छीन ली, फिर उसको पूछा ही नहीं, और ज़मीन जिस भाव में छीनी वो आपको हमें सबको पता है कि DDA किस तरह से इस ज़मीन को धीरे धीरे करके बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता रहा और इन किसानों से ये कहकर ज़मीन लेता रहा कि वेलफेयर एक्टिविटी के लिए ज़मीन इस्तेमाल होनी है। तो इन गाँवों को इकट्ठा करने की मुहिम मैंने शुरू की थी। पुरानी एक ये संस्था है दिल्ली मूल ग्रामीण पंचायत, और 1970-72 में भी हमारे में से कुछ लोग ज़्यादा एक्टिव थे। शादीपुर के कुछ लोग थे, जमुना पार के कुछ लोग थे जिन्होंने उस टाइम भी ये मुहिम चलाई थी कि भाई इन जो मूल गाँववासी हैं, चाहे गाँव में कोई रहता हो, छत्तीस जाति, और फिर चाहे बाहर के लोग भी उस गाँव में आके रह गए, तो बाहर वाले को वो सुविधा नहीं मिली अगर वो गांव में रहा है, तो सुविधा तो गांव से बाहर रह गई सिर्फ। तो किस तरह से इन मूल निवासियों को इकट्ठा किया जाए, उसकी फेडरेशन है ये दिल्ली मूल ग्रामीण
जो पंचायत है, ये इन सभी गाँव की फेडरेशन है। हर गांव के 5-5, 7-7 लोग इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। तो फिर बैठकर कई बार चिंतन हुआ कि क्या किया जाए। अब ये आया कि 2041 का मास्टर प्लान दिल्ली का अभी डिस्कशन में है, उसमें सुझाव मांग रखे हैं, उसमें कुछ परिवर्तन होने हैं, ऐसा है। तो फिर उस प्लान के लिए हमने 1-2 मीटिंगें की और लोगों से आइडिया लेने की कोशिश की कि भाई क्या क्या हो सकता है। ऐसे अनेकों और छोटे बड़े समूह ये काम कर रहे हैं, क्योंकि अब चेतना है। इससे पहले 2021 का प्लान चला गया, 2001 का चला गया, 1962 में पहला प्लान बना था इनका, मास्टर प्लान जो था डेवलपमेंट का, तो उसमें ध्यान नहीं दिया लोगों ने। पता नहीं हमारा नेतृत्व भी कहीं ना कहीं चूक गया। तो अब जो यंगर जनरेशन है वो उभर कर आ रही है कि नहीं यार, ऐसे नहीं हो सकता, हम भी इसी दिल्ली का हिस्सा हैं, हम जमीन, हमारी ज़मीन चली जाए और हम उसके विकास में कहीं ना कहीं हमारे को सम्मिलित भी ना किया जाए। तो उनको लेकर एक पंचायत हुई और पंचायत में कुछ फैसले लिए गए। वो उसका लेटर मैंने DDA के वाइस चेयरमैन को लिखा था और उसकी कॉपी LG को भेजी। ये आपने जो दिल्ली के मूल निवासियों की जो बात रखी है, इससे पहले क्या है, ये आपने बोला कि भाई पहले लोग इतना, हमारे यहाँ के जो चाहे सांसद थे, चाहे MLA थे या पार्षद थे, वो अभी तक इसको क्यों नहीं उठा पाए? ऐसा है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो समय समय पर, जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप को समझ होती है या जितना वो टाइम देते हैं उन चीज़ों पर, वो उस पर अपने तरीके से उन्होंने किया होगा। लेकिन अभी तक भी कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हुआ कि दिल्ली के डेवलपमेंट में अगर किसी गांव की ज़मीन एक्वायर होगी तो उसके विकास को, दिल्ली के उस क्षेत्र के विकास को उस गांव के विकास के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, कैसे उसका समन्वय होगा। कि हमने कोशिश ये की है कि भाई अगर गांव का विकास होना है तो एक हर गांव की एक विलेज डेवलपमेंट स्कीम बननी चाहिए, जो गांव के कुछ नुमाइंदों को बिठाकर बनाई जा सकती है कि भाई इस गांव की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और वो बेसिक जो स्कीम है वो ये है, और ऐसी स्कीम हर एक गांव की बननी चाहिए। वो स्कीम DDA की विकास की स्कीम के साथ फिर उसका तालमेल बिठाना चाहिए, उसका समन्वय स्थापित करना चाहिए। उस स्कीम में हम ये चाहते हैं कि गांव में, प्रत्येक गांव में स्पोर्ट्स का कोई ना कोई साधन होना चाहिए, कोई स्टेडियम होना चाहिए, और लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग इस तरह के स्टेडियम की व्यवस्था होनी चाहिए। ये पहले से सोचना पड़ेगा हमें, अभी से। जो गांव बच गए हैं, 95 गांव ऐसे हैं जिनका भी अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो उनकी लैंड बची हुई है, तो उसमें कम से कम ये सोच पैदा करनी पड़ेगी। जो गांव चले गए, दिल्ली के बीच में खप गए, उनमें भी कहीं ना कहीं हमें जगह ढूंढनी पड़ेगी कि भाई ये आइडेंटिफाई करते हैं इस गाँव के लिए, फलाना पार्क, फलानी चीज़ जो बाहर निकल के है वो इस गांव की इस तरह की स्पोर्ट्स की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। उस गांव की, हर एक गांव की हेल्थ की आवश्यकता होती है, हर एक गांव की एजुकेशन की आवश्यकता होती है, हर एक गांव में कोई छोटी बड़ी लाइब्रेरी होनी चाहिए, हर गांव में कोई छोटा बड़ा कल्चरल सेंटर होना चाहिए। यार गांव की लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ती हैं उनका कहीं कोई आउटलेट नहीं है, वो कहीं अपने को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, वो किसी भाषण में, किसी प्रतियोगिता में भाग इसलिए नहीं ले सकती कि उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता गांव में भी। तो शहर में कल्चरल सेंटर हैं, क्लब्स हैं, सब कुछ है, गांव में क्यों नहीं इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो बच्चा जो है उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और वो चीज़ें जो डेवलप हो जाती हैं जिसकी वजह से वो पीछे रहता है वो ना हो। हेल्थ की फैसिलिटी है, हर गाँव में कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स फ्री में, जब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कोर्स फ्री दे रही है बाकी लोगों के लिए, गांव के बच्चों के लिए भी इस तरह की स्किल की फैसिलिटी जो है कोई डेवलप की जाए, और इस तरह का कोर्स जो है शुरू किया जाए। जो वहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ के, सोशल गैदरिंग के लिए साहब सिंह जी ने कुछ वो बनवाए थे अपने कुछ गाँव में, ये कम्युनिटी सेंटर, एक बहुत बढ़िया स्कीम थी, बहुत उसका लाभ है। लेकिन वो कम्युनिटी सेंटर पंचायत घर क्यों है, केवल शादी के लिए उसका इस्तेमाल क्यों है, वो कल्चरल सेंटर के तौर पर क्यों नहीं डेवलप हुए? बाहर के आकर संस्कृति जो है, यहाँ की संस्कृति के ऊपर हावी हो रही है, इस संस्कृति को भी तो किसी तरह से जिंदा रखा जाना चाहिए। रिचनेस तो इसी चीज़ में है, अमीरता तो इसी चीज़ में है कि हम दूसरी संस्कृति के साथ अपनी संस्कृति को भी
पेश करने की कोशिश करें। तो ये कुछ थे तालाब है गांव के, जोड़ है जिनको बोलते हैं। धीरे धीरे करके या तो लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जोड़ों पर, या बाहर का शहर का कूड़ा उसमें डंप होने लग गया है। वाटर बॉडीज खत्म कर रहे हो यार, और फिर तुम वातावरण की और पर्यावरण की बात करते हो, कैसे होगा? वो तालाब है, आप कहते हैं कि हम जो है संस्कृति को जिंदा रखते हैं। हर गांव का कोई ना कोई मोन्यूमेंट है, छोटा बड़ा, उसकी कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, और कुछ नहीं तो हर गांव में एक ग्राम देवता है। उनका विकास क्यों नहीं होना चाहिए? और वो टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर क्यों नहीं देखे जाने चाहिए कि वो एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर उनका विकास हो, और वहाँ बाहर का टूरिज्म भी उसके सारे से आए। ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े मतलब हिस्टोरिकल जगह हैं गाँव में, 10, 20, 30, 50 तो दिल्ली में हैं, जिनको ढूंढा जाना चाहिए, आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए उनको। उनके अंदर लोग घुस गए हैं, भैंसे बांधने लग गए हैं, शराब पीने लग गए हैं बच्चे उनके अंदर बैठकर, कर क्या रहे हो? तो ये इसलिए हो रहा है कि हमने गांव के डेवलपमेंट की कोई स्कीम दी ही नहीं, और देती तो एक काम किया है, स्कीम दे दी, सो गए, अगला मास्टर प्लान आ गया, लेकिन उस स्कीम की तरफ नहीं देखा। आप देखते रहे बाहर क्या विकास होगा, रोड कैसे बनेंगे, पार्क कैसे बनेंगे, बाहर किसी को क्लब के लिए जमीन कैसे अलॉट होगी, जमीन स्कूल या हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल को कैसे दी जाएगी, वो सब तो देख लिया। अगर किसी गांव की जमीन एक्वायर हुई है तो क्या उस गांव के बच्चों ने कुछ गलत कर रखा है, किसान के बच्चों ने, कि उन स्कूलों में जो वहाँ बने हैं उस गांव के प्राइवेट स्कूल, उन गांव के बच्चों का भी आप EWS के लिए 25% रिजर्वेशन है, उस किसान के बालक के लिए उस स्कूल में रिजर्वेशन नहीं है जो स्कूल उस किसान की जमीन पर सरकार ने अलॉट करके बनाया है। क्या है ये? तो ये हमारा चिंतन ही नहीं है उस तरह का। तो ये चीज़ें हैं। मुआवजे का इशू है बहुत बड़ा। आपको मैं हैरानी होगी आपको बताऊं, आप ये सोचते हो कि दिल्ली का मुआवजा मैक्सिमम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, पूरे भारत से ज़्यादा होना चाहिए। बचगेड़ा गांव है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, 14 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया है पर एकड़। दिल्ली में 2 करोड़, 2.25 करोड़ रुपए मुआवजा है। केवल 1 फुट का डिफरेंस है दोनों गाँव में। दिल्ली के उस गांव में जहाँ 2 करोड़ मुआवजा है, जहाँ 14 करोड़। व्हाट इज दिस? कौन देखेगा इसको? और वो 2 करोड़ में क्या कर लेगा? आप एक प्लान लेकर आ रहे हो कि लैंड पूलिंग होनी चाहिए। लैंड पूलिंग में आप फार्मर फ्रेंडली लैंड पूलिंग लेकर आओ यार। आप ये कहते हो कि डेवलपमेंट के चार्ज भी लेंगे, आपकी 40% जमीन भी DDA ले लेगी, तब आपको डेवलप करके लैंड देगी। क्या चाहते हैं? मतलब किसान ही लुटता रहेगा और किसी ने, या कोई अफसर जो है इतने बड़े और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। रेगुलराइज करने का सवाल है। गांव के किसान ने अपने खेत में मकान बना लिया, उसको तो आप गिरा देंगे, चाहे वो 1970 में बना हो, चाहे वो 1980 में बना हो। आपने अब फैसला ले लिया है कि 2015-16 तक बने हुए सभी स्ट्रक्चर को आप रेगुलराइज करेंगे। उसका किसान ने क्या गलती कर रखी है? उसके स्ट्रक्चर को भी रेगुलराइज करो। उसने अगर कोई स्कूल बना लिया है या उसके बच्चों ने और कोई काम कर लिया है तो उसको रेगुलराइज करो। उसी तरह से आप एक बार तो कहते हो कि जहाँ झुग्गी है वही मकान बनाएंगे, और भाई उसकी जहाँ उसने बना दिया भाई उसको गिराने के लिए आप ज़्यादा ढूंढ रहे हैं कि इसको तो गिराएंगे, ये तो नहीं हो सकता। 41 की प्लान में कि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप दें। ऐसे सुझाव हमने दिए हैं और वो 2-3 पंचायत करने के बाद ये सुझाव दिए गए हैं। और किसान जो है वो एजिटेटेड है, और गांव का किसान ही नहीं, गांव का हर व्यक्ति एजिटेटेड है, हर जाति का व्यक्ति एजिटेटेड है। बाहर से आए हुए, मान लीजिए किसी आदमी ने नाई की दुकान कर ली तो उसको तो कोई अलॉटमेंट हो जाती है नाई की, लेकिन गांव के नाई ने क्या बुराई कर रखी है, कुम्हार ने क्या बुराई कर रखी है कि उसको उसका काम करने के लिए कोई अलॉटमेंट की स्कीम नहीं है। आपने स्कीम ही नहीं बनाई कि इनका क्या होगा। ठीक है यार, इनकी ज़मीन ले ली, छोड़ दो, और बाउंड्री से इन गाँवों को चारों तरफ से घेर दो, दैट्स ऑल। ये